नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। विंध्यन पार का जो इलाका है उसे भाजपा के लिए बड़ी टेढ़ी खीर माना जाता है। हालांकि है तो वो कांग्रेस के लिए भी, लेकिन अब भाजपा के लिए तो कहा जाता है ना, भाजपा की तो वहां दाल नहीं गलेगी। लेकिन कर्नाटक तो सुरक्षित जगह ही है भाजपा के लिए, और तेलंगाना में भी लग रहा है कि भगवा की फसल लहलहाएगी। लेकिन हम लोग बात अभी कर्नाटक की कर रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक में एक बड़ा खेल हुआ है। अब उस खेल की चर्चा जो है वो महाराष्ट्र के और हरियाणा के नतीजों में दबकर रह गई, और हो सकता था कि उसके बाद उस पर चर्चा होती। लेकिन फिर जो राहुल गांधी को ईडी ने बुला दिया, तो लोगों ने कर्नाटक के उस बड़े सियासी समीकरण को भुला दिया। तो हम लोग उसी पर बात करेंगे, और जाहिर तौर पर वो राज्यसभा चुनाव से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो चुनाव हुआ है, इस चुनाव ने कई समीकरण बनाए हैं और कई बिगाड़े हैं। जैसे अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, तो महाराष्ट्र में एक चीज तो साफ हो गई कि अघाड़ी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। और अगर हम बात हरियाणा की करें, तो ये बात साफ हो गई कि कांग्रेस में सब बेहतर नहीं चल रहा है। उसी तरीके से जब आप कर्नाटक में आते हैं, तो कर्नाटक में दो गठबंधन थे, कांग्रेस और जनता दल सेकुलर का। तो क्या उसमें सब कुछ ठीक चल रहा है? और अगर नहीं चल रहा है तो बिगड़कर बात गई कहां तक है, और उस बात बिगड़ने से किस तरह से भाजपा को फायदा हो रहा है? या फिर मैं ये कहूं कि आखिर में वो कौन है जिसने इतना बड़ा खेल कर दिया कि जो परिस्थितियां बनी उसमें 2023 की राह कम से कम जो यहां का मुख्य विपक्ष है उसके लिए सहज नहीं होने वाली है। तो इस पूरे किस्से पर बात करेंगे, लेकिन शुरुआत तो राज्यसभा से ही होगी, क्योंकि राज्यसभा ही इस नए सियासी समीकरण की जननी है। उसी के गर्भ से यह निकला है। देखिए, यहां का अपना सिनेरियो है कर्नाटक का। यहां 3 उम्मीदवार निर्विरोध जा सकते थे, लेकिन हुआ क्या कि भाजपा ने भी एक और उतार दिया, 2 के बजाय 3। कांग्रेस ने भी 1 के बजाय 2, और जनता दल सेकुलर का तो था ही नहीं कोई। लेकिन मतलब कोई नहीं था का मतलब मैं बताता हूं। तो जनता दल सेकुलर ने भी 1 उतारा। अब देखिए, यहां के हम पहले सीट की पोजीशन देखते हैं, और फिर आप देखिए कि यह चुनाव असल में कितना अलग और महत्वपूर्ण है कर्नाटक की राजनीति के लिहाज से। 121 भाजपा के पास है, और 69 जो है वो कांग्रेस के पास है, और 31 जो है वो जनता दल सेकुलर के पास है। इस लिहाज से जनता दल सेकुलर तो अपना भेज नहीं सकता, उन्हें भेजने के लिए चाहिए कांग्रेस की मदद। और कांग्रेस ने 2 उतार रखा है, तो कांग्रेस चाहती थी कि जनता दल सेकुलर उसका मदद करे। क्यों मदद करे? क्योंकि एचडी देवेगौड़ा को 2020 में राज्यसभा भेजने में कांग्रेस ने मदद की थी। सो कांग्रेस का ये अपना अधिकार था कि आप हमारी मदद करिए। लेकिन इधर कुमार स्वामी ने जो है एक और कैंडिडेट उतार दिया, और वो चाहते थे कि कांग्रेस उनकी मदद करे। इसके लिए वो कांग्रेस के पास गए भी, लेकिन कांग्रेस ने कहा नहीं, कैसे हम आपकी मदद करेंगे, हम मदद नहीं करेंगे। सिद्धारमैया ने नहीं कर दिया, और ये नाराज हो गए। ये तो ये बात हुई। दूसरा, ये जो हमने आपको सीट पोजीशन बताई, इसमें आप देखिए कि कुल 224 का हाउस का स्ट्रेंथ है, और 45 वोट चाहिए एक उम्मीदवार को राज्यसभा जाने के लिए। तो इस हिसाब से 90 मतलब 2 भाजपा हो गई, लेकिन भाजपा ने उतारा एक और फिर जब आप देखते हैं कि स्ट्रेंथ के हिसाब से 221 इन तीनों दलों के पास है, तो मतलब यहां निर्दल वाला भी मसला नहीं है जैसे महाराष्ट्र में था। अब इसलिए यहां का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि निर्दल का भी मसला नहीं है, तो भाजपा कैसे जीतेगी? अब भाजपा तभी जीतेगी जब क्रॉस वोटिंग हो, और जाहिर तौर पर कांग्रेस की तरफ से क्रॉस वोटिंग तो होने से रही, तो होगी किधर से? जनता दल सेकुलर की तरफ से। एक दूसरा, वो जो प्रायोरिटी वाला मसला है वो भी आएगा जनता दल सेकुलर की ओर से। ये तमाम संभावनाएं थी। इन्हीं संभावनाओं पर ये
तीसरा कैंडिडेट उतारा गया। वो जो तीसरा कैंडिडेट उतरा उसे माना जाता है कि वो बीएस येदियुरप्पा के करीबी हैं। वैसे तो जो मुख्यमंत्री हैं वो भी बीएस येदियुरप्पा के ही करीबी हैं और उन्हीं की इच्छा से बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन फिर भी भाजपा का ये पूरा जोर है अभी भी कि किसी भी तरीके से बीएस येदियुरप्पा को नाराज ना किया जाए, क्योंकि बीएस येदियुरप्पा वो चाबी हैं जो कर्नाटक के लिए बड़े जरूरी हैं अगर भाजपा चाहती है कि वो चुनाव जीते, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी पार्टी बनाकर 9 से 10% वोट काटा था भाजपा का। अब आप समझिए कितनी बड़ी बात है कि जिस व्यक्ति के पास 9 से 10% वोट हो वो कितना महत्वपूर्ण है। तो जाहिर तौर पर भाजपा उन्हें नाराज नहीं करना चाहती। तो जो तीसरे कैंडिडेट हैं उन्हें माना जाता है कि वो बीएस येदियुरप्पा के करीबी है। सो अब उनका चुनाव जीतना जरूरी था। और जो दूसरे कैंडिडेट हैं वो बोकोलिंगा कम्युनिटी से आते हैं और कर्नाटक में 2 ही कम्युनिटी अगर मिल जाए तो फिर आप चुनाव जीत जाइए तो हम जाने। ये 2 अगर मिल गई तो आप इन्हें चुनाव हरा नहीं सकते। कहने का मतलब अपने ये है। तो लिंगायत, बसवराज बोम्मई भी लिंगायत है, तो लिंगायत भाजपा के साथ है। और राज्यसभा का दूसरा कैंडिडेट जो भाजपा ने दिया कर्नाटक से वो वोकलिंगा है। तो भाजपा उस कम्युनिटी को भी साधना चाह रही है। एक दूसरा एचडी देवेगौड़ा का पीएम के साथ जो फोटो खूब साझा हुआ और जिसको लेकर नाक मुंह चढ़ गया कांग्रेस का कि ये कैसे पीएम की तारीफ कर दिए, तो तभी से एक चीज साफ हो गई थी कि दरअसल जो होगा कर्नाटक राज्यसभा में, वहां राज्यसभा के चुनाव में बड़ा फ्रेंडली फाइट कहीं ना हो जाए। और मतांतर ये लगातार कह रहा था कि वो गेस्चर बहुत संकेत दे रहा है। तो आप देखिए संकेत क्या हुआ कि जो सीट ये माना जा रहा था कि तीसरा मुश्किल है, वो सीट भाजपा निकाल ले गई, राज्यसभा की तीसरी सीट। और उससे एक चीज यह स्पष्ट हो गया कि जो ये चर्चा थी कि जनता दल सेकुलर भाजपा के साथ है, भले सॉफ्ट कॉर्नर रख रही है, उस चर्चा पर भी एक तरह से कहिए मोहर लग गई। और तीसरी चीज ये है कि ये जो वहां का कांग्रेस और जनता दल सेकुलर के बीच का जो कन्फ्रंटेशन है वो वहां के विश्लेषक ये बता रहे हैं कि इससे एक चीज स्पष्ट है कि अब लोग साथ साथ नहीं जाने वाले हैं। और वो जो पीएम की देवेगौड़ा से मुलाकात रही, उस मुलाकात ने तो ऐसा खेल किया कि ये भी चर्चा है कि कुमारस्वामी सेंटर में एक बर्थ चाहते हैं और उस बर्थ के लिए 2023 में भी, मतलब ये बाकायदे हमको लगता है क्विंट ने खबर की है और वो लिख रहा है कि 2023 में भी ये तीसरे नंबर पर ही रहेंगे और 24 में भाजपा की मदद करेंगे, भाजपा के साथ रहेंगे। अब आप ये कल्पना करिए कि राष्ट्रपति चुनाव का क्या होगा। 31 सीट है विधानसभा की जनता दल सेकुलर के पास। अब आप गुड़ा भाग समझिए। और ये जो कर्नाटक में हुआ है कि जिस तरीके से इन्होंने तीसरा उम्मीदवार जीता और फिर जो भविष्य की संभावनाएं हैं कि अब जनता दल सेकुलर जो है वो कांग्रेस के साथ तो जाने से रही, तो दक्षिण में जो कमजोर है भाजपा वो, और ये जनता दल सेकुलर है, याद रखिए। तो ये जो सेकुलर वाला वोट है ये कटेगा तो कांग्रेस कहां जाएगी और उसका मुनाफा जो है वो भाजपा को होगा। फिर राष्ट्रपति चुनाव कितना क्रूशियल है और वहां 30 उम्मीदवार जो हैं वो, माफ करिए, 30 विधायक जो है, 31 विधायक जो हैं वो जनता दल सेकुलर के पास है। तो ये जो राज्यसभा के चुनाव से जो नतीजे निकले कर्नाटक के, उसने एक चीज तो ये बता दिया कि पीएम की इस मुलाकात ने और जनता दल सेकुलर के तीसरे उम्मीदवार, जनता दल सेकुलर के उम्मीदवार को कांग्रेस ने ना करके पूरा समीकरण अपने विपक्ष में कर लिया और भाजपा के पक्ष में हो गया। तो ये जो वहां पर खेल हुआ पीएम की मुलाकात से और राज्यसभा के चुनाव के परिणाम तक, वो उस खेल ने आप ये समझिए कि पूरे कर्नाटक की सियासत बदल दी है। तो 2023 के चुनाव परिणाम क्या होंगे ये उसकी अभी से थोड़ी थोड़ी जो है वो संकेत मिलने लगे हैं कि कांग्रेस के लिए बड़ा कठिन मामला होने जा रहा है।
और राष्ट्रपति चुनाव में तो जो जब नतीजे आएंगे तो उससे एक चीज स्पष्ट हो जाएगी कि ये किस दिशा में कर्नाटक का 2023 का चुनाव जाने वाला है। लेकिन अभी तो संकेत यही है कि ये जो मेल मिलाप है जनता दल सेकुलर और कांग्रेस वाला वो अब खत्म हो चुका है। इसलिए यह माना जा रहा है कि भाजपा के लिए पगडंडी बहुत सहज हो चुकी है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।